नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है किससे? फीमेल जेनिटल म्यूटेशन से। ठीक है, ये सभी आपने सुना होगा फीमेल जेनिटल म्यूटेशन के बारे में। देखिए, हर एक धर्म की अपनी एक कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, हम सभी उनका पालन भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। लेकिन कुछ परंपराएं या धार्मिक मान्यताएं इस प्रकार से होती हैं जो हमारे लिए अभिशाप की तरह भी कार्य करती हैं। तो समय के साथ जब उनमें बदलाव होता है तो उनके लिए कानून भी बनाए जाते हैं। सरकार देखती है कि हाँ, इस धर्म में ये कुरीति है, इसे मुझे हटाना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आपका कुछ कार्य करता है कौन? ये गाम्बिया में महिला जननांग विच्छेदन। देखिए, गाम्बिया में इसको लेकर के कानून बनाया गया था, इसको बैन किया गया था। लेकिन वहाँ के जो मौलवी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वापस से इसको लीगल करने की बात कर रहे हैं। अब ये क्या होता है एफजीएम, इसको हम समझेंगे। पूरे विश्व में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि भारत में इसको लेकर के क्या कानून है, क्या ये वाकई सही है या गलत है। ठीक है, तो इस पे हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के इस पूरे वीडियो को आज डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप सभी की इस पर क्या राय है, ये जो आपका फीमेल जेनिटल म्यूटेशन होता है, क्या ये सही है या फिर ये गलत है, और इसमें किस प्रकार से बदलाव किए जा सकते हैं। भारत में कौन सी जनजाति है या फिर कौन सा समुदाय है जो इसको फॉलो करता है, और इसको लेकर के अभी तक संसद में क्या कानून पास हुए हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, कुछ टॉपिक इतने सेंसिटिव होते हैं जहां पर आपको बहुत ही हर एक पहलू को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ना होता है। तो ये टॉपिक कुछ इसी प्रकार का है जो मैं कह सकती हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। यदि मैं महिलाओं की दृष्टि से देखूं, यदि मैं धर्म की दृष्टि से देखूं, यदि मैं आम एक सामने वाला इंसान, जैसे कि आप मुझे जस्ट सुन रहे हो, आप में से कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे इसलिए मुझे सुन रहे होंगे, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानना चाहते होंगे कि आखिर क्या है, कि महिलाओं का भी क्या खतना हो सकता है। हमने तो खतना सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय में जो लड़के होते हैं उनके बारे में सुना था, लेकिन भारत में और भी ऐसी जगहें हैं जहां पर महिलाओं का भी खतना होता है। पूरे विश्व में ये आपको देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में ये जो महिला खतना है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये इतना ज्यादा डेंजरस है क्योंकि यहाँ पर ब्लेड्स का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर आप कैंची का यूज़ किया जा रहा है, बहुत टाइप से यहाँ पर खतना किया जाता है और बहुत प्रकार का होता है। इसीलिए ये टॉपिक सेंसिटिव हो जाता है। और आप सब, क्योंकि सबसे पहले ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो मैं महिलाओं से चाहती हूँ कि वो अपनी राय रखें कि क्या ये जो चलाया जा रहा है, धर्म में बोला गया है कि ऐसा होना चाहिए, क्या ये वाकई सही है? अगर सही है तो इस पर क्या, किस प्रकार से आप सोच रहे हो, यदि गलत है तो क्यों गलत है, और साथ ही साथ इसको लेकर के क्या कानून बनाए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हाल ही में अफ्रीकी देश गाम्बिया में महिला जननांग विच्छेदन, जिसको हम खतना कहते हैं जनरली, और इंग्लिश में कहा जाता है फीमेल जेनिटल म्यूटेशन, ठीक है, इस पर प्रतिबंध हटाने की कोशिश से परिवार और संसद में मतभेद शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही लगा दिया गया था प्रतिबंध, काफी टाइम हो गया है, लेकिन अगर अब गाम्बिया ये प्रतिबंध हटा देता है तो वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने पहले इसको अवैध किया, अब इसको क्या करेगा? वैध करेगा, यानी कि पूरी तरीके से लीगल कर देगा। ठीक है, गाम्बिया ने वर्ष 2015 में एफजीएम को गैर कानूनी घोषित किया था, और इस दौरान यहाँ पर कौन थे? तानाशाह यहाँ जाम में, इनके द्वारा ये पारित किया गया था। ये क्या है? आपका गैर कानूनी है। तब कहा गया था कि बहुसंख्यक धर्म इस्लाम में इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस्लाम की संख्या अच्छी खासी है यहाँ पर, और हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में संसद प्रतिबंध को हटाने का प्रयास कर रही है। जब वहां की सरकार ही इसको हटाने का प्रयास कर रही है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ही मजबूत कानून इसके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, इसका पुरजोर समर्थन किया जा रहा है पूरे गाम्बिया में। संसद इस प्रतिबंध को हटाने के लिए 24 जुलाई को अंतिम मतदान कराएगी, और लास्ट होने वाला है आपका 24 जुलाई, जहां पर अंतिम मतदान किए जाएंगे कि ये जो महिला खतना है इस पर बैन बरकरार रखना चाहिए या फिर इसके बैन को हटा देना चाहिए। आखिर क्यों करवाया जाता है महिला खतना? क्या इससे महत्वपूर्ण बिंदु सामने निकल करके आते हैं, और क्या इससे फायदा होते हैं, और धर्म में क्या कहा गया है कि महिला खतना क्यों करवाना चाहिए? ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं आगे। अगर यह प्रतिबंध हटता है तो एफजीएम यहाँ पर गैर कानूनी नहीं रहेगा, पूरी तरीके से लीगल हो जाएगा, और गाम्बिया विश्व का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने इसे पहले गैर कानूनी किया और फिर उसके बाद इसको पूरी तरीके से वैध कर दिया। ये तो रही हिस्ट्री, हमने यहाँ पर समझी कि क्या इसमें चीजें थी। अब क्या होता है महिला खतना? देखिए,
ये देखिए 4 तरह का यहाँ पर महिला खतना आपको बताया गया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डेटा देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर हमें बताता है कि किस प्रकार से ये महिला खतना किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे 4 तरीके से परिभाषित किया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1। भारत में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में टाइप 1 खतना किया जाता है। तो भारत में भी ये आपकी कुप्रथा मौजूद है, यहाँ पर आज भी खतना किया जाता है। और समुदाय कौन सा है? बोहरा समुदाय, जहां पर ये कार्य होता है। ठीक है, इसमें वेजाइना के क्लिटोरिस जो हुड होता है, इसको एक तीखे ब्लेड से अलग कर दिया जाता है, जिससे आपको ड्यूरिंग इंटीमेशन कोई भी प्लेजर फील ना हो, ड्यूरिंग इंटीमेशन आपको कोई भी अंदर एक्साइटमेंट फील ना हो। इस तरीके से इसको कट कर दिया जाता है ताकि आपको कोई भी प्लेजर फील ना हो, और फिर उसके बाद आपके अंदर की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं। तो इसलिए ये किया जाता है। तो भारत में टाइप 1 खतना जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और किया जाता है। बात करते हैं टाइप 2। यहाँ पर क्लिटोरिस हुड के साथ ही लैबिया माइनोरा यानी कि वेजाइना के अंदरूनी लेयर को भी काट दिया जाता है। ये टाइप 2 खतना होता है। अब बात करते हैं टाइप 3 खतने की, जहां पर एक्सटर्नल जेनिटाइल को काट करके वेजाइना की सिलाई कर दी जाती है। बस यूरिन और पीरियड की ब्लीडिंग के लिए जगह छोड़ दी जाती है। आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा बर्बर है एक तरीके से, बहुत ही। आप इमेजिन करके देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यहाँ पर इस तरीके से आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा क्या हैं, वर्तमान में बहुत AI के ज़माने में हम पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा हम इंटेलिजेंट हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, हम बहुत ज़्यादा एक बहुत ही समाज से ऊपर उठ चुके हैं, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ कुरीतियाँ हैं, शायद ये लोग, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि इस तरीके से हमारे भारत में भी विद्यमान है और पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये फेमस है और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टाइप 4 क्या कहता है? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। यहाँ पर देखोगे आप, किसी पिन, ब्लेड या फिर कैंची से वजाइना पर कट लगा दिया जाता है। ये होता है आपका टाइप 4 खतना। तो 4 तरीके के यहाँ पर आपके खतने होते हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसमें गैर चिकित्सीय कारणों और महिला की बाहरी जननांग को आंशिक या पूर्ण रूप से काट दिया जाता है, या महिला जननांग अंग पर अन्य चोटें भी पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, यह सबसे अधिक जो फेमस है कि किस एज ड्यूरेशन में किया जाएगा, तो जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि जस्ट वो शिशु है, जस्ट अभी पैदा हुआ है, से लेकर के 15 वर्ष की उम्र तक आयु के बीच में जो छोटी लड़कियां होती हैं उन पर ये किया जाता है। तो इसी ड्यूरेशन में ही ये होता है, जैसे कि आप देखोगे बॉयज में होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इसमें FGM लड़कियों और महिलाओं के लिए किस प्रकार जोखिमपूर्ण है। और ये बहुत ही ज़्यादा जोखिमपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पीरियड्स इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि कई बार जो है वजाइना इन्फेक्शन यूरिन ट्रैक पर इंजेक्शन से जो आपका यूरिन ट्रैक है वो खराब हो सकता है, वो इफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, उसमें दर्द आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। जब पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान आपको एक्सेसिव पेन फील होता है, बच्चे को जन्म देते वक्त आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सेक्स के दौरान आपको परेशानी होगी, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपकी रिपोर्ट ये दे रहा है आपको। आगे बात करते हैं, इसमें स्वास्थ्य के जो कई पहलू हैं ये भी दिखाई देंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है, इसके कारण गंभीर दीर्घकालिक जटिलताएं और यहाँ तक की मौत भी हो जाती कई बार, क्योंकि जब आप इसको मेडिकल तरीके से नहीं कर रहे हो। ये कौन करता है? ये घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है या दाई है या फिर जो इस प्रकार के काम कर रहे होते हैं पहले वो करते हैं। जैसे आप सभी जानते हो कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में नहीं पैदा हुए होंगे, कभी अपने घर में मदर एंड फादर से पूछना तो वो कहेंगे घर में दाई आई थी और उससे आपका जन्म हुआ है, उन्होंने ही हमारा मेरी डिलीवरी करवाई थी। तो पहले दाई फेमस हुआ करती थी, वो घर आती थी, वो बच्चे को जन्म देती थी, वहाँ पे जन्म दिलवाती थी एंड फाइनली सारा कुछ वही करती थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे ये जो खतना वाली प्रथा है ये या तो घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला होती है वो करती है या फिर कोई ऐसी दाई होती है वो करती है। तो पूरा मेडिकल उसमें तो ये हो नहीं रहा है, मेडिकल देखरेख में तो ये पूरा हो नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है कि उस बच्ची की डेथ तक हो जाती है इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, अगर इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से, क्योंकि हम उसको तुरंत क्योर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेथ रेट भी हाई हो जाता है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। इससे लड़कियाँ दीर्घावधि तक चिंता और अवसाद की भावना इसमें ग्रस्त हो जाती है, रक्तस्राव
रक्तस्राव, सदमा संक्रमण, HIV संक्रमण, मूत्र प्रतिधारण और गंभीर दर्द यहाँ पर फेस करती हैं। वयस्क होने पर लड़कियों में बांझपन और प्रसव के दौरान जटिलताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा देखोगे प्रसवोत्तर रक्तस्राव होता है। मातृ शिशु जो है वो उसका जन्म के दौरान ये होता है और नवजात शिशु की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती हैं। आगे आ जाती हूँ, FGM अभी भी प्रचलित क्यों है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, मान्यता क्या है। सबसे पहले मैं जैसे स्टार्टिंग करी थी तो मैंने बोला था हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं और उन मान्यताओं के अनुरूप हम उनका सम्मान करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। और हम मानते हैं कि इससे हमारी क्या है, पर्सनल ग्रोथ होगी, पर्सनल सक्सेस होगी, पर्सनल हम और अधिक ऊंचाइयों पर जाएंगे, हमें एक संयमित जीवन अपनाना चाहिए। इस तरीके का पूरा जो कहा जाता है जनरली समाज में, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। FGM अभी भी प्रचलित क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो समझने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर कि इसके प्रचलन के कारण अलग अलग देशों में अलग अलग है। कुछ ये मानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, इस कारण हम इसको फॉलो कर रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छा है। कुछ ये मानते हैं कि इससे महिलाओं का जो कौमार्य है यानी कि यौवन है वो लॉन्ग टर्म तक बना रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि इससे बहुत जल्दी जो एक तरीके से फीलिंग आती है, आप देखोगे आजकल के 6, 7, 8 साल करके बच्चे हैं और जो भारत में महिलाओं का जो प्यूबर्टी पीरियड है वो बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। रीज़न क्या है, हम इस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम ऐसा खाना खा रहे हैं, हम इस तरीके का जो इन्वायरमेंट रील्स ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये माना जाता है कि यदि हम ऐसा कुछ कर देते हैं या फिर ये हम FGM कर देंगे तो उससे ये हो जाएगा कि उनके अंदर जो कौमार्य की भावना जल्दी जन्म ले लेती है वो लॉन्ग टाइम बाद या जब उसका समय होगा तभी जन्म लेगी। इस तरीके की मान्यताएं यहाँ पर फेमस है, ठीक है। तो इनको हमेशा सामाजिक स्वीकृति, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है, इसलिए ये अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। इसमें स्वच्छता के बारे में गलत धारणाएं बनाई जाती हैं, लड़की के कौमार्य को बनाए रखने का एक साधन माना जाता है। और सोमालिया में 98% वुमेन ऐसी हैं पूरे सोमालिया की, जो हम देखते हैं, जो हम नाइजीरियन वुमेन्स देखते हैं ना कि इनकी बनावट बहुत अच्छी होती है, ये कितनी सुंदर होती हैं, ये कितनी अच्छी होती हैं, ठीक है। उसमें से 98% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इस तरीके का दर्द जो है वो बर्दाश्त कर रखा है। इस प्रथा को धार्मिक आवश्यकताओं के रूप में देखा जाता है कि ये धर्म की आवश्यकता है, इसीलिए कानून बनाए गए हैं। और कानून में कहा गया है कि जो धार्मिक कुरीतियां हैं, अगर मैं धर्म की बात करूं तो संविधान के समवर्ती सूची में आता है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर के, भारत की बात कर रही हूं मैं, दोनों ही मिलकर के इसको देख सकते हैं, इस पर कानून बना सकते हैं और जो संभावित बदलाव की आवश्यकता है वो कर सकते हैं और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। तो इसमें धार्मिक आवश्यकताओं के रूप में देखा जा रहा है। गाम्बिया में इसको एक मुस्लिम के एक दायित्व के रूप में देखा जाता है कि यदि आप मुस्लिम परिवार में आपने जन्म लिया है, और यहाँ पे मैं स्पेशली मुस्लिम लड़कियों और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो मुस्लिम धर्म को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ क्या वाकई यहाँ पर ऐसा दिया गया है और इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि जिस धर्म के आप हैं, आप उस धर्म को अच्छे से समझते हैं और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि मैं अभी कुरान पढ़ने जाऊंगी तो मुझे नहीं समझ में आएगा अनटिल अनलेस मुझे कोई अच्छा मौलवी उसके बारे में ना बताए कि वाकई उसमें क्या लिखा हुआ है। यदि मैं गीता पढ़ने बैठूंगी तो मुझे भी अपने लिए एक गुरु चाहिए जो मुझे समझाए कि वाकई उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या लिखा है। अगर मैं बाइबल पढ़ने जाऊँ तो मुझे चाहिए बाइबल के लिए एक अच्छा गुरु जो मुझे बताए वाकई उसमें क्या लिखा है। तो मैं आप में से जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग वर्तमान में मुझे देख रहे होंगे रिजल्ट वीडियो के दौरान, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि वाकई इस खतने को लेकर के क्या बातें कही गई हैं या फिर इसको बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जेजरेट करके समाज में पेश किया जाता है, और क्या ये वाकई यहाँ पर लिखा गया है धर्म में आपके कि ये इस तरीके से होना चाहिए, और अगर ये सही है तो क्यों सही है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि हम नहीं समझ पा रहे होते हैं जिस वे में वो लिखा गया है या जिस वे में वो बताया गया है कि उसका रीज़न कुछ और है, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी से मेरा यही प्रश्न है। तो यहाँ पे बोला गया यदि आप मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो, गाम्बिया में कहा जाता है, तो यह आपका धर्म हो जाता है, आपका कर्तव्य हो जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है दैट यू हैव टू डू द FGM यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटेशन, ठीक है, जो कि परिवारों में एक संस्कार के रूप में गहराई में निहित है। आगे बात कर लेते हैं FGM कितना प्रचलित है।
यदि बात की जाए तो दुनिया भर में एफजीएम से गुजरने वाली लड़कियों और महिलाओं की सही संख्या नहीं आंकी गई है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जाता है 3 महाद्वीपों में 31 देशों की कम से कम 230 मिलियन महिलाएं इससे ग्रसित हैं, इससे पीड़ित हैं, इसका शिकार हुई हैं। और यूएनएफपीए के अनुसार प्रत्येक 4 मिलियन से ज्यादा लड़कियों को इसका खतरा होता है, प्रत्येक वर्ष 4 मिलियन से ज्यादा, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, वर्ष 2030 तक यदि बात की जाए तो 3 में से 1 लड़की उन 31 देशों में पैदा होती है जहां पर एफजीएम आपका बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। वहां पर धार्मिक, जैसे गाम्बिया हो गया ना, इसको एक वो देख रहे हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इसे फॉलो करना है। तो ऐसा ही है यहाँ पर कि 2030 तक 3 में से 1 लड़की उन 31 देशों में पैदा होगी जहां पर आपका एफजीएम बहुत ज्यादा प्रचलित होगा। इससे आने वाले समय में 68 मिलियन लड़कियां जोखिम में होगी और वर्ष 2030 में पीड़ित लड़कियों और महिलाओं की संख्या यहां पर अधिक देखने को मिलेगी, यानी कि ये कम नहीं हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इस प्रॉब्लम को हम कम नहीं कर पा रहे हैं, ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गाम्बिया में एफजीएम प्रतिबंध को खत्म करने की लड़ाई चल रही है। काफी लंबे समय से 2015 में प्रतिबंध लगा था और 2030 तक समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति भी यहाँ पे बनाई गई थी कि 2030 तक गाम्बिया में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रथा को गैर कानूनी होने के बावजूद अदालतों में अब तक केवल 2 एफजीएम मामलों की मुकदमा जो है वो सुनवाई हुई है, मुकदमा चला है। और एफजीएम के खिलाफ पहली सजा पिछले अगस्त में यहाँ पर सुनाई भी गई थी। लेकिन अब क्या है, इसको जैसे ही सजा सुनाई गई तो वहाँ के कुछ मौलवी समुदाय हैं, संगठन हैं जो आ गए हैं इसके विरोध में कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको आपको लीगल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। गाम्बिया सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल ने बार बार इस प्रतिबंध को खत्म करने की मांग की है। यह देश में मुस्लिम मौलवियों का मुख्य निकाय है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर सरकार को दबना पड़ता है। गाम्बियन महिला अधिकार कार्यकर्ता के अनुसार अगर प्रतिबंध वापस लिया जाता है तो यह बहुत बुरा होगा। और जो मानवाधिकार संगठन है उनका कहना है, वो चेतावनी दे रहे हैं गाम्बिया को कि यदि आप प्रतिबंध को खत्म करते हो तो गाम्बिया की ओर से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा जो बनाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए अन्य देश हैं जहां पर आपको ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये अफ्रीकी देश हैं जहां पर आपका ये एफजीएम फेमस है, पूरी तरीके से यहाँ पर होता है। इजिप्ट, केन्या, तंजानिया, ये देखिए ये कंट्रीज हैं जो आपकी रेड रेड दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर इस तरीके से एफजीएम किया जाता है। जो रेड आपको दिख रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रीन जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेटा देखने को मिलेगा, यानी कि केन्या, तंजानिया और इजिप्ट। आगे देख लेते हैं। सूडान में चल रही क्रांति का विरोध करने वाली महिला अधिकारी कार्यकर्ताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, और इनकी सार्वजनिक भागीदारी भी बंद कर दी है क्योंकि यहाँ पर महिलाएं क्या कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं इसको लेकर के। तंजानिया में ऐसा कानून जो किशोर मतदाताओं को सरकारी स्कूलों में जाने से रोकने का प्रयास करता था, उसे तब से निरस्त कर दिया गया है। वर्ष 2021 में केन्या में एफजीएम प्रतिबंधों को निरस्त करने के लिए कानून लाया गया था, वहां की अदालत द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है और मिस्र में मेडिकल एफजीएम की अनुमति है। यदि आपको कराना है तो मिस्र में आप मेडिकल एफजीएम करा सकते हो। केन्या में क्या है, ये प्रतिबंध जो लगा था उसको हटा दिया गया है। तंजानिया में इसको लेकर के ऐसे कानून पास किए गए हैं। तो अब आप देख पा रहे हो कि कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड में ये स्थिति दिखाई दे रही है और स्पेशली अफ्रीका की यदि मैं बात करूं तो भारत में स्थिति क्या है, देश में ऐसा कोई कानून नहीं है एफजीएम को लेकर के, ठीक है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा था कि वर्तमान में कोई आधिकारिक डेटा या अध्ययन नहीं है जो भारत में एफजीएम के अस्तित्व का समर्थन करता हो, ठीक है। हालांकि कुछ अन्य अनौपचारिक रिपोर्टों के अनुसार एफजीएम की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में होती हैं, भारत के केरल में होती हैं, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश राज्य में बोहरा समुदाय के बीच प्रचलित है। तो ये यहाँ पर करवाया जाता है। एसजीएफ के उन्मूलन हेतु वैश्विक पहले क्या है ये समझे तो यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त रूप से इसके लिए कार्य कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दोनों इसको समाप्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं। इसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रथा के उन्मूलन के प्रयासों को प्रगति दी थी। इसी उद्देश्य से 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2024 की इस बार की जो थीम थी, हर वॉइस हर फ्यूचर आवाज, ये इस तरीके से ये लगी थी आपकी, हर वॉइस हर फ्यूचर, इस टाइप से आपकी ये जो थीम है वो रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 5 का अनुपालन करते हुए वर्ष 2030 तक इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।
SDG 5.3 का उद्देश्य समाज में व्याप्त सभी कुप्रथाओं जैसे कि बाल विवाह, अल्पायु, जबरन विवाह, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इन सबको खत्म करना है। लास्ट में आप सभी के लिए प्रश्न है, और ये बहुत ही एक गंभीर विषय था। जब मैं इसको पढ़ रही थी मैंने बहुत सारी इसमें चीज़ें पढ़ी, एंड देन आई रियलाइज़ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद जब मुझे अभी तक नहीं पता थी, मैंने उनको सर्च किया जब मैंने जाना। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, और साथ साथ मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या आप पहले से इसके बारे में जानते थे या आज ही आपको पता चला है, और आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लास्ट में निम्नलिखित में से किस तिथि को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 5 फरवरी को, 6 फरवरी को, या फिर 7 फरवरी को? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से थैंक यू सो मच। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।